नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बरकरार है, जिसे लेकर के यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों ने सोशल साइट के जरिए सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें किसी भी तरीके से वतन वापस बुलाया जाए। ये रिपोर्ट देखिए और पूरे मामले को समझिए। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास की ओर से वहां रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ऐसे में यूक्रेन में रह रहे छात्र स्वदेश वापसी चाहते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या हवाई टिकटों के बढ़े दाम है, जिसे लेकर छात्र सोशल मीडिया पर खूब लिख रहे हैं और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। तो हम जो स्टूडेंट्स हैं, हमें इंडियन एम्बेसी का अभी जो न्यू ऑर्डर आया है उसमें टेम्परेरी बेसिस पे इंडिया आने का उन्होंने सजेशन किया है। तो इस टाइम पे जो फ्लाइट्स हैं उनका प्राइस नॉर्मल प्राइस से 2-3 टाइम्स है। एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं उनका भी, जो नॉर्मल फ्लाइट्स हैं उनका भी। तो हमारी गवर्नमेंट से एक यही रिक्वेस्ट है कि जो फ्लाइट्स हैं वो जेन्युइन प्राइस पे ऑपरेट हों, ताकि सभी बच्चे अफोर्ड कर सकें और टाइम से घर पे आ सकें। On the behalf of parents and students, I request to Indian government, please arrange the charter flights on the reasonable price. It will be a great relief for our Indian student, because now the flight charges is around 60,000 plus. मेरी भतीजी करीब 2 साल पहले यूक्रेन में MBBS करने के लिए गई थी। अभी वो वहीं पे है। हमारी उनसे रोजाना बात होती रहती है। वो हमारी भतीजी कहती है वहाँ पर हालात विकट हैं। वो वहाँ यहाँ आने के लिए कह रही है। हम सरकार से लगातार गुजारिश कर रहे हैं, सरकार वहाँ फंसे हुए बच्चों को जल्द से जल्द लेके आए, ताकि बच्चे मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, उनको संतुष्टि मिल सके। बच्ची से लगातार बातचीत। यूक्रेन में अब हालात विकट हैं। वहाँ पल पल में कभी भी वहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो सकता है। वहाँ तनाव की स्थिति बनी है। हमारे बच्चों को हमेशा वहाँ पर युद्ध का डर लगा हुआ है। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि छात्र ही नहीं, सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालेंगे। अभी तक मोदी सरकार ने सभी जगह से भारतीयों को सुरक्षित निकाला है और अब यूक्रेन में फंसे छात्रों की भी सकुशल घर वापसी होगी। मोदी की सरकार ने हमेशा, आप देखें, चाहे वो अरब कंट्रीज में मामला आया हो, चाहे दूसरे देशों में फंसे हैं लोग, एक नहीं पहली ऐसी मोदी जी की सरकार रही है जिसने तमाम देशवासियों को समय रहते बाहर निकालने का, लिफ्ट करने का काम किया। इसलिए वहाँ बातचीत होगी। तमाम जो हिंदुस्तानी लोग हैं, जो छात्र हैं, हमको समय से पहले वहाँ से हम लिफ्ट कर लेंगे। वहाँ गए हैं, करीब 700 की संख्या है। इन सब को निकालने का काम हमारी केंद्रीय सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री जयशंकर जी, ये इस मामले में गंभीरता से लगे हुए हैं। और इसमें चाहे एयरलिफ्ट करके लाने पड़े, चाहे हवाई जहाज भेज के वहाँ से बच्चे लाने पड़े, सब काम इन बच्चों के पेरेंट्स को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग धीरे धीरे करके अपने स्वदेश में आ जाएंगे। हालांकि एयर इंडिया ने पहले ही ऐलान किया था कि वो यूक्रेन के लिए 3 फ्लाइट का संचालन करेगी। 22, 24 और 26 फरवरी को इन 3 फ्लाइट्स का संचालन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले छात्रों को आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए भी छात्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं, खास तौर पर फ्लाइट के टिकटों में जबरदस्त उछाल को लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। पंचायत विभाग के साथ सीएम मनोहर लाल ने प्री बजट की बैठक करी, जिसके बाद सीएम ने कहा कि सभी राज्यों के सीईओ और जिला परिषद और पूर्व जिला अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहे। सरकार ने पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाकर के पंचायतों के अधिकार बढ़ाए। अब काउंसिल के काम का भी रिव्यू किया जाएगा। बैठक में बजट के लिए काफी सुझाव सामने आए। सीएम ने कहा कि पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार केवल रिकमेंडेशन कर सकती है, फैसला पंचायतों को ही करना होगा। देखिए, बहुत से विषयों का प्रावधान हमारे यहाँ संविधान में भी दिया गया है और प्रदेश की ओर से हम रिकमेंड भी कर सकते हैं कि कुछ चीज़ों के इनकम के बढ़ाने के रास्ते बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो प्रदेश की ओर से एक रिकमेंडेशन होती है। उसमें डायरेक्शन तो पंचायतें खुद
इंडिपेंडेंट हैं, चाहे पंचायत हो, जिला परिषद, पंचायत समिति के, अपने यहाँ किस प्रकार की इनकम बढ़ाने में कौन सा वो चार्जेज लगा सकते हैं, कौन सा असेस लगा सकते हैं, कौन सी लाइसेंस, कौन सी फीस लगा सकते हैं। तो ऐसे सब चीज़ें पंचायतें अपने स्तर पर कर सकती हैं। जैसे मानो किसी गांव के अंदर कोई पेट्रोल पंप है, उसके ऊपर भी चार्ज लगा सकते हैं। कहीं मानो टावर लगे हुए हैं जो ये जो इसके होते हैं मोबाइल टावर्स होते हैं, वहाँ ज़मीनें हैं, उन ज़मीन का किराया उनसे ले सकते हैं। नॉर्मल फीस वैसे तय है उसकी 10,000 रुपये पर टावर, तो पहले से तय है, लेकिन ज़मीन का जैसे वो किराया ले सकते हैं। कुछ वहाँ अपनी बिल्डिंग बना करके उसका कमर्शियल उपयोग वो कर सकते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के उनके पास मसौदे होते हैं, उसका वो और इनकम अपनी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पंचायतों का चुनाव का जो विषय है कोर्ट में अभी उलझा हुआ है, लगता तो है मुझे कि जल्दी उसका कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा और निर्णय होने के बाद पंचायत चुनाव भी होंगे। लेकिन अगर उसमें देरी होती है तो ये सुझाव आया है कि वहाँ कुछ विलेज लेवल कमेटीज, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज, ब्लॉक लेवल कमेटीज ऐसी बना करके उनको एक परामर्श के रूप में उनसे परामर्श किया जाए और जो भी काम है उनके परामर्श से अधिकारी करेंगे तो एक संतुष्टि होगी। ग्राम सभा की मीटिंगें भी रेगुलर की जाए, ये सुझाव भी उसमें आए। देखिए, इस विषय में अभी कुछ कहना ठीक नहीं है क्योंकि सभी विभागों से बजट की चर्चाएं चल रही हैं और अभी तो काफ़ी और भी विभागों से बातचीत होनी है। हेल्थ के नाते से भी होनी है, आज सायंकाल एग्रीकल्चर के विषय को लेकर के भी है। इसी प्रकार से बाकी सब विषयों पर जब चर्चा हो जाएगी उसके बाद ही कुछ तय कर पाएंगे कि किस पर ज़्यादा फोकस करना, किस पर नहीं करना है। और बहुत सी चर्चाएं ऐसी हैं कि जो बजट बनाने वाली जो कमेटी है, फाइनेंस के हमारे लोग हैं, उनके सुझाव आएंगे और फिर उसका रूप दिया जाएगा। इसलिए बजट जब पेश होगा उस समय सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। एक जानकारी आपको जो मुझे देनी है, अभी पिछले दिनों में स्कूलों में जो बच्चों की, खास करके 8वीं और 5वीं के बच्चों के बोर्ड की परीक्षा का विषय था, उसमें CBSE के भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो वहाँ से मान्यता प्राप्त है और कुछ हमारे अपने भी हैं। तो ये था कि सभी बच्चों के हम इस बार 8वीं के और हरियाणा बोर्ड के परीक्षा लेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कोविड इसका कारण रहा है, पढ़ाई ठीक से हुई नहीं है और इस बार बोर्ड के नहीं लिए जाए। हमने तय किया कि 1 वर्ष के लिए अब ये जो बोर्ड की परीक्षा है, ना 8वीं की ना 5वीं की, किसी की भी नहीं, ना CBSE की ना अपने स्कूलों की, किसी की भी कोई ऐसी बोर्ड की परीक्षा नहीं ली जाएंगी। स्कूल ही अपनी परीक्षा लेंगे और जैसे पिछले साल हमने किया था। सोनीपत पहुंचे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कदम उठा रही है। सीएम फ्लाइंग भी प्रदेश भर में कार्रवाई कर रही है। तो वहीं सोनीपत में हैफेड की गोदाम में गेहूं की बोरियों पर पानी डालने और नगर निगम घोटाले मामले में कहा कि मामले में जो भी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बताते चले, मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं अगर बात करी जाए आतंकवादी जो पकड़े गए हैं उनको लेकर के भी मूलचंद शर्मा ने कहा कि PM और CM आतंकवाद के खिलाफ है और उन आतंकियों का भी वही हश्र होगा जो अभी तक आतंकवादियों का होता आया है। ये दमन करने के पक्ष में हो रही है और जो एग्रीमेंट है वो भी इन्हीं के पक्ष में है। तो ये अब क्लियर हो चुका है कि जो इनका पक्ष है वो ठीक है। महेंद्रगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव जगढोली के मंदिर में भगवान शिव के परिवार की स्थापना करी है। इस कार्यक्रम का आयोजन केदारमल जोशी के सुपुत्रों की ओर से करवाया गया। इस मौके पर महेंद्रगढ़ के SDM दिनेश कुमार भी विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि बधाई के पात्र है केदारमल जोशी का परिवार, जिन्होंने अपनी मेहनत से भगवान शिव परिवार के पुनर्स्थापना करी। रुक जाओ। ये भोले शंकर की कृपा है। ये जो मंदिर बना तब एक विवाद हो गया था PWD की जमीन का, तो उस समय अपन भोले की कृपा से मंत्री थे और इसकी पहली स्थापना का पत्थर भी हमारा लगा हुआ है। आज यहाँ महाकाल और जो शिवलिंग है उसकी स्थापना हुई है 1991 में। हमने ये
हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में स्टेट अपेक्स कमेटी की अध्यक्षता करी। बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और नशे के आदी लोगों का पुनर्वास करना है। इसके लिए हरियाणा सरकार मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो संस्थागत ढांचा तैयार कर रही है, जिसमें सभी संबंधित विभागों के आला अधिकारी भी शामिल होंगे ताकि इस दिशा में एक रूपता के साथ योजनाएं क्रियान्वित की जा सके। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 7 दिनों के अंदर विभागों के प्रशासनिक सचिव अपने अपने सुझाव हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो को भेजें ताकि राज्यकारी योजना को जल्द ही आखिरी रूप दिया जा सके। पंचकुला में असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी मांगों को लेकर के शिक्षक सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर दीपक कुमार ने बताया कि हरियाणा में विभिन्न राज्य के महाविद्यालयों में नकली डिग्री, गलत चयन और नियुक्तियों के तहत एक्सटेंशन लेक्चरर की भर्तियां हुई हैं। उसकी जांच सीबीआई या हाई पावर इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाने की मांग उन्होंने की है। उसके साथ ही लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुके हैं। कुछ लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जॉब करते हैं। पिछले कुछ दिनों से गवर्नमेंट कॉलेज में एक्सटेंशन लेक्चरर अपनी मांग पर बैठे हुए। उन्होंने मांग की है कि उन्हें पक्का किया जाए और उसके बाद उनके लिए भर्ती निकाली जाए। काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक्सटेंशन लेक्चरर लगे हुए हैं वो अपनी मांग पे बैठे हुए हैं कि पहले हम लोगों को पक्का कीजिए, उसके बाद भर्ती निकालेंगे। हरियाणा इंस्पायरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन ने लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों को लेकर के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसी को लेकर के हबा के कन्वीनर डॉक्टर दीपक रोहिला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। क्या कुछ कहा दीपक रोहिला ने, आपको सुना देते हैं। इंस्पायरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों का ज्ञापन जो है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को सौंपा है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हापा के मेंबर। सर, ये बताएं कि क्या परेशानियां थी, किन किन मांगों को लेकर जो है आपने ज्ञापन आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को सौंपा? नमस्कार सर, मैं डॉक्टर दीपक रोहिला। हम एक्चुअल में आज सभी यूनिवर्सिटीज़ से हमने एक कॉल रखी थी, जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में हरियाणा की, और साथ के साथ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हमारे साथी लगे हुए हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर। हमारी मांग थी कि हम काफ़ी समय से एचपीएससी की भर्तियों की वेट कर रहे थे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट करती हैं कॉलेजेस में। पर अभी आपने देखा होगा कि एक्सटेंशन लेक्चरर जो कॉलेजेस में लगे हुए हैं उन्हें अपनी एक डिमांड रखी है कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी दी जाए 58 साल की, और उनको एब्जॉर्ब करने के बाद ही नई वैकेंसीज को आउट किया जाए। तो ये एक तरह से तो हम सब युवाओं के साथ खिलवाड़ हो जाएगा कि हमने एग्जाम भी नहीं दिया और हम रेस में खड़े भी नहीं हुए, रेस से पहले ही बाहर हो गए। ठीक है, तो हमारी मांग इससे ये है कि आप फ्रेश तरीके से रेगुलर भर्तियां निकालिए, सबको मौका दीजिए। अगर वो उनके पास एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस वो उन्हें काउंट होगा। जब वो इंटरव्यू में एग्जाम क्लियर करके जाएंगे तो उन्हें वो एक्सपीरियंस की वैल्यू मिलेगी। पर हमें बिना बैठे ही, बिना मौका दिए ही बाहर निकाल देना, वो भी ठीक नहीं है। दूसरी बात क्या है कि कहा जाता है कि वो एलिजिबल हैं या किसी टाइप से। तो जब भर्तियां स्टार्ट हुई थी तब नेट की क्वालिफिकेशन मैंडेटरी थी, पर उस समय भी नेट क्वालिफाई नहीं थे, फिर भी लगा लिए गए थे क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। पर समय के साथ कुछ लोगों ने, बाद में जब पीएचडी की कंपल्शन आई तो वही असिस्टेंट एक्सटेंशन प्रोफेसर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्रियां लेके आए, जिनमें क्वेश्चन मार्क तब उठा जब पता लगा हमें कि उन्हें यूजीसी की गाइडलाइन को बहुत जगह वायलेट किया है। जिसमें से एक मेन मुद्दा था कि यूजीसी अपनी पीएचडी को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 3 साल का टाइम चाहिए। पर अगर जैसे हमने डिफरेंट आरटीआईज लगाई, हमें डाटा मिला, तो उससे हमें पता लगा कि कुछ बच्चे तो 1.5 साल में ही अपनी पीएचडी कंप्लीट कर गए, कुछ ने 3 साल अपने पूरे किए ही नहीं है। दूसरा,
जिन यूनिवर्सिटी से उनने अपनी पीएचडी की हैं उसी दौरान वो कॉलेजेस में पढ़ा रहे थे, उसी दौरान वो पीएचडी कर रहे थे, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उनका कोर्स वर्क का, जिसमें उनको एक प्रेजेंस मार्क करनी होती है उस यूनिवर्सिटी के अंदर। पर उसी दौरान उनने कॉलेज में भी अपनी प्रेजेंस मार्क की और उसी टाइम उनने यूनिवर्सिटी में जब वो कोर्स वर्क कर रहे थे तो अपनी प्रेजेंस मार्क की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक तरह से आप जो है इस पूरे मामले पर सरकार पर जो है सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी भर्तियां की गई, जाली फर्जी, जिस तरह के आपका कहना है कि फर्जी डिग्रियों के उस पर जो है उनकी नियुक्तियां की गई है। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कितने पूरे प्रदेश से कितने ऐसे मामले जो है जो आपको आरटीआई के जरिए मिल पाए हैं? सर एक्चुअली में आरटीआई में हम ये एग्जैक्ट नंबर तो काउंट नहीं कर पाए हैं, पर जब हम देख पा रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर हम कह सकते हैं 50-60% लोग जितने भी हैं इससे ऊपर, वो सभी ओपीजीएस यूनिवर्सिटी, राजस्थान चूरू यूनिवर्सिटी, सिंघानिया यूनिवर्सिटी, इनसे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि वो यूनिवर्सिटियां पहले काफी इन प्रॉब्लम्स में रही हैं कि फर्जी डिग्रियां देना और ये सब कुछ, और डीएचई हरियाणा ने भी उन्हें मार्क किया उन यूनिवर्सिटीज को कि उनकी जांच की जाए, जिन जिन लोगों ने, जिन एक्सटेंशन प्रोफेसरों ने वहां से डिग्री ली है तो उनकी जांच की जाए, उनकी वेरिफिकेशन की जाए, क्योंकि ये कमेटी 2020 में भी बनी थी। उस दौरान क्या हुआ था, फिर से रिपोर्ट मांगी गई थी पर यूनिवर्सिटीज ने क्लैरिफिकेशन नहीं दी। बहुत जगह आज भी उनकी पेंडिंग है। इवन कुछ लोगों ने तो मजिस्ट्रेट से साइन करा के कोर्स वर्क की कॉपी दे दी, जो कि किसी तरह से भी वैलिड नहीं है उस पॉइंट पे। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन मार्क उठता है, क्योंकि एक नॉर्मल पीएचडी स्कॉलर को एक ढंग से पीएचडी करने में 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं, और ये लोग सिर्फ नौकरी पाने के लिए गलत तरीके से पीएचडी को लेके आ रहे हैं। इस टाइम हरियाणा में एक चलन चल चुका है, जब हम बताते हैं कि हम पीएचडी करके आए तो पूछते हैं कहां से खरीद के लेके आए हो। ये हमारी डिग्निटी पे भी सवाल है कि भाई एक पीएचडी एक बहुत सम्मानित डिग्री है, किसी को सम्मान देने के लिए भी ये दी जाती है, और वही अगर बिकने लग गई तो समाज कहां जाएगा। ये बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर क्या आपकी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई या फिर शिक्षा के उच्च अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई, और किस तरीके के आश्वासन जो है उनके द्वारा दिए गए? सर सुबह हमारी बात डायरेक्टर हायर एजुकेशन से हुई है, उनको हमने ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने कहा है कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी में ये मैटर है, तो वो इस पे संज्ञान लेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई, वो उसको देखेंगे। और उसके अलावा हमने गवर्नर साहब को भी ज्ञापन दिया है, गवर्नर ऑफिस में भी, तो वहां से भी हमें आश्वासन मिला है कि इस पे कार्रवाई हो पाएगी। हमारी कोशिश है कि हम शिक्षा मंत्री जी से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल सकें। अभी हम उससे नहीं मिल पाए हैं तो हम अपना ज्ञापन उन्हें भी देंगे और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच कराएं। हम सरकार के साथ हैं, वो रेगुलर तौर पर भर्तियां निकालें, निष्पक्ष तरीके से पेपर कराएं और हम क्वालिफाई करें तो हमें जॉब मिले, वरना हम बैकडोर एंट्री के बिल्कुल खिलाफ हैं। जी, ये बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके के आश्वासन जो हैं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा दिए गए, साथ ही साथ उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए, अगर इसके बावजूद किसी तरह का कोई स्पष्ट जो है निर्णय निकलकर सामने नहीं आ पाता या फिर उन्हीं कॉन्ट्रैक्चुअल जो लेक्चरर लगे हुए हैं उन्हीं को एक्सटेंड किया जाता है, तो किस तरीके से आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? सर एक चीज मैं क्लियर करता हूँ, राज्यपाल जी हमसे डायरेक्ट नहीं मिल पाए थे, उनके ऑफिस में हमने कॉपी दी है, तो वो उनको मार्क करेंगे, वो अपनी स्टेटमेंट उस पर क्या देते हैं, वो पेंडिंग है। और दूसरी बात की यही आज हमने सिर्फ एक ऐलान किया है यहाँ पर आकर, चंडीगढ़ में यहाँ पर आकर, पंचकुला में, डीएचई में आके एक ऐलान किया है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा है कि आप बुलाएं, चाहे वो हमारी रिनाउंड यूनिवर्सिटी मछली पालन के व्यवसाय को अपनाएं और वर्तमान समय में मछली पालन बेहतर व्यवसाय है। उन्होंने ये भी कहा कि भिवानी में 25 फरवरी से 27 फरवरी तक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और केंद्रीय एवं मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 27 फरवरी को मेले के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के होंगे। राज्य स्तरीय पशु मेले में प्रदेश भर से पशुपालक अपने नामी पशु लेकर आएंगे। मेला बड़ी ही आकर्षक और भव्य होगा। पशुपालक किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जैसा कि विदित है, माननीय मंत्री जी, मैं निवेदन करूंगा गांव में पहुंचने पर अशोक पुत्र शेर सिंह और स्वरूप पगड़ी छोड़ दो, नीचे रख दो। बस 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 बहुत में अभूतपूर्व काम हुए। इन 2 सालों में आता भी रहा, मैं काम संभालता रहा। पहले भी मैं लोहारों में तो हर हफ्ते, मैं 10 तारीख से लगभग क्षेत्र में हूँ। प्रत्येक गांव के चौक में जाकर के जन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा जो क्षेत्र है किसानों का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है,
यहाँ पर लोगों की वही मूलभूत सुविधाएं, पीने का पानी, नहरों की सिंचाई का पानी, गलियों में कोई समस्या है, बिजली की कोई छोटी मोटी मांग है, उनकी दूर करने की मैं कोशिश कर। यमुनानगर के गांव नागल में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो जाता है। विवाद में दोनों पक्षों में जमकर पथराव होता है। इस विवाद में 10 लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। आपको बताते चले कि विवाद धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की वजह से हुआ है। दरअसल विवाद जागरण से शुरू हुआ और कुछ लोगों ने आवाज को लेकर के पुलिस से शिकायत करी, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर स्पीकर को बंद करवा दिया। बावजूद इसके कुछ लोगों ने जागरण की जगह पहुंच करके वहां रखा प्रसाद और टेबल को फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद विवाद शुरू हो जाता है और उसके बाद 10 लोग घायल हो जाते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।